गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो वर्टिकल टेंजेंट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। वर्टिकल टेंजेंट की दो कंडीशन, किंक वाला और पॉइंट ऑफ विजन वाला, दोनों पॉइंट बेटा मैंने आपको समझा दिए थे। जब स्लोप मेरा इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी होगा, इस वाले केस में वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगी, इस वाले केस में वर्टिकल टेंजेंट होगी। मतलब जब मेरा स्लोप कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप एक बात और समझना कि जब भी मेरे पास वर्टिकल टेंजेंट आएगी तो बेटा स्लोप निकालने का तरीका जो मेरे पास होगा ना, वो बेटा मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल से होगा। किससे होगा बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल से होगा। सर क्यों? बेटा देखो, अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो कितना आने वाला है, 1/3 एक्स की पावर 2/3 आने वाला है। आएगा नहीं आएगा? अब बेटा ये फंदू मुझे इन्फिनिटी कब दे रहा है बेटा, ये दे रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसका मतलब इसका वर्टिकल टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकलेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम की बात ये है कि एक्स इक्वल टू 0 पे ये मुझे प्लस इन्फिनिटी देगा या माइनस इन्फिनिटी देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ। तो बेटा इससे एनालाइज करने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, हम बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करते हैं लिमिट वाला, जिससे कि आपको पता पड़ सके कि भैया वैल्यू मेरी प्लस इन्फिनिटी आएगी या माइनस इन्फिनिटी आएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो चलिए निकालते हैं। 0 प्लस पे बात करूंगा, कितना होता है एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो एफ ऑफ एच की पावर 1/3 माइनस 0 अपॉन एच, काटापटी कर दिया, 1/h मिल गया। बेटा एच मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी आप जानते हैं, तो ये पॉजिटिव 0 देगा, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं माइनस की। माइनस क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच होगा। तो ये होगा माइनस एच की पावर 1/3 अपॉन माइनस एच। बेटा फिर से इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा, वो माइनस और नीचे वाला माइनस दोनों कट जाएंगे, फिर से मुझे क्या मिलेगा, 1/h की पावर 2/3, दैट इज प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब स्लोप क्या आ गया, f0 minus is equal to f0 is equal to f dash is equal to infinity vertical tangent. क्लियर? समझ में नहीं आया? ठीक है, तो बार बार निकालने से, ठीक है ना। अब बेटा एक बात और समझना, बेटा हम स्लोप मेरा इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा, इसके बारे में बेटा हम बात कर्व के बिहेवियर से भी कर सकते हैं। मतलब बेटा अगर मेरा कर्व इंक्रीजिंग है, अगर मेरा कर्व क्या है, इंक्रीजिंग है, अगर बेटा मेरा कर्व इंक्रीजिंग है तो बेटा मेरा वर्टिकल टेंजेंट जो भी होगी बेटा वो ऑलवेज इन्फिनिटी होगी, याद रखिएगा। क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अगर मेरा कर्व डिक्रीजिंग है, क्या है, डिक्रीजिंग है, तो वर्टिकल टेंजेंट क्या होगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी होगी। अच्छा सर दोनों हो गया, तो जैसे इधर मैं बात करूं तो 0 के माइनस में कर्व डिक्रीजिंग है और 0 के प्लस में कर्व इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश माइनस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, और एफ डैश ए प्लस क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना। इधर मैं बात करूँ, देखो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो माइनस में इन्फिनिटी और नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, इन सब के अलावा बात अगर मैं करता हूँ तो बेटा सिग्नम फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा सिग्नम फंक्शन में एक्स इक्वल टू जो 0 होती है वो वर्टिकल टेंजेंट होती है। ठीक है, अब सर होगी क्या, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? तो बेटा 0 माइनस पे मुझे क्या मिलता है, -1, 0 पे 0, 0 प्लस पे 1, तो कर्व क्या हुआ, एक तरह से इंक्रीजिंग, इसका मतलब स्लोप क्या मिलेगा, एफ डैश 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जैसे आपसे पूछा गया चेक वर्टिकल टेंजेंट, डिफरेंशिएट कर दिया, ये 0 कहाँ पे दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे बेटा 2 पे बेटा मुझे क्या दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे बेटा मुझे ये दे रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 पे मैं चेक कर लूंगा। अब फिर इसका स्लोप क्या बनेगा बेटा, बेटा देखो √5 की तरह से बनेगा स्लोप इसका, तो ये इसका स्लोप होगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हाँ जी कि √5 और √3x हो गया और √5x हो गया, इन सभी का बेटा स्लोप सभी का एक जैसा बनता है। मतलब किस तरह से, इस तरह से और इस तरह से।
ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, बट सर आपने तो ये उल्टा बनाया है। हम्म, हाँ जी, इन्फिनिटी से स्टार्ट किया है और माइनस इन्फिनिटी पे भेजा है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर मेरा एक्स नेगेटिव हो गया, हाँ जी, तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो क्यूबिक फंक्शन होता है उसमें भी जितने भी बेटा आपके एक्स की पावर ऑड है, जिनमें भी एक्स की पावर ऑड है, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जाते हैं अगर हाईएस्ट डिग्री मेरी पॉजिटिव है, और अगर हाईएस्ट डिग्री नेगेटिव हो गई तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है ना, एक्स की पावर 2/3। हाँ जी, इसका ग्राफ बनाओगे तो बेटा जीरो माइनस में माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, जीरो प्लस पे इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब जीरो माइनस के लिए डिक्रीजिंग कर्व होगा और प्लस के लिए बेटा इंक्रीजिंग कर्व होगा, मतलब ये वाला कर्व बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड वर्टिकल टेंजेंट फॉर पैरामेट्रिक कर्व। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, डैश निकाल लें। डैश कितना आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया, वाई को पहले तो आर का हो गया 1, कॉस का हो गया। अच्छा, दोनों थीटा में है तो बेटा थीटा से डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये तो कांस्टेंट जीरो हो गया, ये मुझे दे देगा कितना, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ गया बेटा आर साइन थीटा। ठीक है, नीचे थीटा का 1 और कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो ये हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा। आर आर कैंसिल बेटा, ये आ गया है ना। अभी वर्टिकल टेंजेंट कब देगा, जब नीचे वाला जीरो, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो पे 2 पाई पे 4 पाई पे। ठीक है, जीरो पे निकाल लें। अब जीरो बेटा दो वेवर होगा, एक जीरो माइनस एक जीरो प्लस, तो जब जीरो माइनस पुट करूंगा तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एच आ गया। हाँ जी, इससे मुझे क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि साइन में से नेगेटिव कॉमन निकल जाता है, ये नेगेटिव निकल गया। अभी अगर आप चेक करो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म लग रही है, क्या लग जाएगा, डी एच लग जाएगा, लापटा लग जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, ये हो गया कॉस और बेटा ये हो गया मेरे पास साइन। ये क्या दे देगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वन अपॉन माइनस वन अपॉन जीरो मिलेगा मुझे। ठीक है, जब मैं जीरो प्लस की बात करूंगा तो ये फंक्शन आएगा, फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म, लॉपिटल एल एच कॉस बाई साइन, आंसर क्या मिलेगा बेटा इस बार मुझे। ठीक है, तो बेटा इससे मुझे क्या पता पड़ेगा कि जीरो माइनस पे फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है और जीरो प्लस पे बेटा मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। चलिए बेटा, अगली हेडिंग, इंटरसेप्टेड मिड बाय द टेंजेंट। बेटा इंटरसेप्ट मिड बाय टेंजेंट मतलब ये है कि अगर मैं किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा और जो वाई इंटरसेप्ट होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, उस पर बात करेंगे। पहली बात तो ध्यान रखिएगा बेटा, वाई इंटरसेप्ट को एग्जामिनर कई बार इनिशियल ऑर्डिनेट भी बोलता है, याद रखिएगा। मान लो बड़ा एग्जामिनर ने पूछा फाइंड इनिशियल ऑर्डिनेट, अब आपको इनिशियल ऑर्डिनेट ही नहीं पता तो आप आंसर ही नहीं निकाल पाओगे, बल्कि बहुत ईजी था अगर आपको पता पड़ गया कि सर वाई इंटरसेप्ट की बात कर रही है। ठीक है, भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अच्छा करेंगे कैसे जरा वो समझ लेते हैं। बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरी क्या होगी, बेटा वो होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो होगा नहीं होगा, और वाई इंटरसेप्ट के लिए बेटा एक्स जीरो। ठीक है ना, तो अगर एक्स को वाई को जीरो पुट करता हूँ एक्स इंटरसेप्ट के लिए तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, हो जाएगा जीरो माइनस वाई वन, जीरो माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। पूरा सिंप्लीफाई किया तो बेटा मुझे मिल गया एक्स इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने एक्स को जीरो पुट करूंगा तो बेटा यहाँ पे मुझे मिलेगा, तो याद रखिएगा बेटा ये तो फॉर्मूला है। हाँ जी, एक्स के लिए एक्स वन माइनस वाई वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स नीचे आएगा। ठीक है, वाई के लिए वाई वन, ये एक्स था तो देखो ये पूरा इज वाई है, यहाँ पे अपोजिट आया था वाई वन तो यहाँ पे अपोजिट आएगा एक्स वन। ठीक है, इस बार बेटा ये मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, याद करने की अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो एक्स मेरा नीचे होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर नीचे आया है, वाई मेरा ऊपर होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा ऊपर आया है। ठीक है ना, चलिए लिखा भी है वाई इंटरसेप्ट ऑल्सो नोन एज इनिशियल कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है, एक कर्व सी हैज
property that if tangent drop at a point P meet coordinate axis at E and B, if P is a midpoint of AB and curve through 1, 1, then find the equation of curve. Curve passes through, इधर लिखिएगा passes. ठीक है बेटा, जरा समझिए, P मेरा इस बार मिड पॉइंट दे रखा है कर्व का, मतलब ये मेरा कर्व है और ये मिड पॉइंट दे रखा है। ये बेटा मेरे पास क्या है, x1, y1। ठीक है, मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। तो मिड पॉइंट दे रखा है, उसका मतलब क्या होगा, x1 कितना होगा, दिस प्लस दिस बाय 2 होगा, होगा नहीं होगा, y माइनस y1 डिवाइड अपॉन dx माइनस का 0 अपॉन 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा ये क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफाई किया तो बेटा मेरे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है अब बेटा एक्चुअल में मुझे x और y में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये मिलेगा। हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में करना कैसे है वो भी जरा ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर ने मुझे मिड पॉइंट दिया है और मिड पॉइंट के लिए बेटा जब भी अगर मुझे दे रखा होता है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पॉइंट दे दिए हैं, मतलब एक कंडीशन तो गिवन है। ठीक है, बट कर्व को निकालने के लिए आपको एक दो कंडीशन और चाहिए। और मिड पॉइंट दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस का, इसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट होने के लिए मतलब मुझे इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल के इनके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद इनको मिड पॉइंट से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप याद है तो आप इसको एक में कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, यहाँ के बाद जो है आपका बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाता है कि सर इसके बाद मैं क्या सोचूंगा, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बता पड़ेगा। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। वाई को नीचे लिया, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे क्या मिल गया, लॉग वाई माइनस लॉग एक्स। और बेटा कांस्टेंट जो होता है, अगर मेरे इंटीग्रेशन में दोनों सारी वैल्यूज लॉग में आ रही है तो बेटा मैं कांस्टेंट को भी लॉग में ही चुनता हूँ, तो लॉग से हो गया। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, log y इज इक्वल टू एल एन सी अपॉन एक्स। तो बेटा मुझे मिल गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये किससे पास कर रहा है, 1, 1 से, तो सी कितना आ गया बेटा मेरे पास, 1 आ गया, तो एक्स वाई कितना आ गया, 1 आ गया, कर क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर सभी के लिए। बेटा अगली हमारे पास चैप्टर, सब चैप्टर मान सकते हो, छोटा सा टॉपिक है, इसको किसी भी चैप्टर पढ़ा सकते हैं। रेट ऑफ मेजरमेंट, रेट ऑफ मेजरमेंट बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेई में 2013 तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, 2013 में पहली बार एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जेई वाला आजकल कहीं से भी क्वेश्चन डाल देता है, तो प्रिपेयर होके जाइए। ठीक है ना। हाँ एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बेटा रेट ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है बेटा ऑलवेज डिफरेंशिएशन, अगर मैं किसी चीज़ को टाइम के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो बेटा मैं उसे बोलता हूँ रेट। क्या बोलता हूँ, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज कितना हो जाएगा बेटा आपको, डी अपॉन डी टी। पाई बेटा मेरा कांस्टेंट होगा, तो 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। रेट आप पावर का होगा तो 2 आर हो गया, फिर आर का होगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर की बात करूँगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा ध्यान रखिएगा, यूनिट हमें काफ़ी चीज़ बताती हैं, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर होगा तो यूनिट ऑलवेज मीटर क्यूब होगी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मिलेगा बेटा, इसका मतलब मुझे जो डिग्री मिलेगी ना बेटा वो क्या मिलेगी, हाँ जी मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर पर सेकंड मिलेगा। ठीक है, कभी भी वॉल्यूम की रेट की बात करेगा, इसकी बात करेगा तो मीटर क्यूब पर सेकंड मिलेगा। ठीक है, तो एक काम की चीज़ें जरा समझिएगा, कई बार हमको एग्जामिनर पूछा था सर बेटा, उससे एग्जामिनर एरिया की बात कर रहा है, लाइन की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। लाइन होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा रेट के अंदर, एरिया का रेट होगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, और वॉल्यूम का रेट होगा तो मीटर क्यूब पर सेकंड होगा। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट कर दिया तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट, आर क्यूब का हो गया बेटा 3r² dr/dt। तो यहाँ से ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा मेरे पास इंटरेस्टिंग होता है, वॉल्यूम होता है बेटा मेरे पास pr² ir²h, ठीक है। डिफरेंशिएट अगर मैं करूँगा तो पाई तो मेरा कांस्टेंट, पहले मैं आर कांस्टेंट लिया, यू भी लगेगा, एच का डिफरेंशिएशन dh/dt, दूसरे में एच कांस्टेंट लगेगा, r² का होगा 2r dr/dt, ठीक है बेटा। तो लिखने में तो फॉर्मूला हमको ऐसे लगता है, बट बेटा जब भी हम जेई में आएंगे तो बेटा एग्जामिनर मुझे मान लो dv/dt पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा वो dh, अब जैसे इंडियन क्वेश्चन में क्या होता था कि मुझे ये गिवन होगा, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ये गिवन होगा, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि dh/dt और dr/dt आपको गिवन नहीं होते, इन दोनों में से कोई एक गिवन होता है, और ये आपसे पूछे होता है। तो फिर इसका क्या करेंगे हम, मान लो ये गिवन है, ये पूछा है, तो सर इसका क्या करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर हमेशा एक रिलेशन और देगा, किसमें, आर और एच में। अगर मुझे dh/dt दे रखा है तो बेटा आर को आप पूरे आर को एच में कन्वर्ट कर लो, मतलब मेरा पूरा फंक्शन एच में आ जाएगा। अगर मुझे dr/dt दे रखा है तो बेटा आर को आप एच में कन्वर्ट कर लो। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनर पक्का कोई ना कोई रिलेशन देगा ही देगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, a man 4 meter height is walking away from the lamp post of 5 meter height at rate of 6 meter per second. Find rate at which shadow is increasing। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। इसकी हाइट मुझे 2 दे रखी है, इसकी हाइट मुझे 5 दे रखी है, ठीक है। ये दूरी x मान ली, ये जो शेडो पड़ रही है मैंने y मान ली। मतलब बेटा इसकी मुझे चलने की रेट दे रखी है, मतलब एग्जामिनर ने मुझे dx/dt दे रखा है, ठीक है। और एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा है, ये पूछा है dy/dt, ठीक है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे dx/dt को और dy/dt को आपस में लिंक करना है। कैसे करूँगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा एक तरह से ये ट्राइंगल बना रहा है, और वो भी क्या बना रहा है, सिमिलर ट्राइंगल बना रहा है। सिमिलर ट्राइंगल का वो क्या होता है, ये ट्राइंगल का और जो बराबर ट्राइंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर, ठीक है। तो बड़े वाले का बेस अपॉन छोटे वाले का बेस, बड़े वाले का बेस कितना है, x प्लस वाई अपॉन एक्स, छोटे वाले का वेट बेटा कितना है, बेस कितना है, y, बड़े वाले की हाइट 5, छोटे वाले की हाइट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अगला काम डिफरेंशिएट, ये मुझे दे रखा है, ये मेरा निकल जाएगा, वैल्यू डालो, मेरे पास आ गया 4 मीटर पर मिनट। इसकी रेट, शेडो की बढ़ने की रेट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लिविंग अगेंस्ट द वॉल, बॉटम ऑफ द ladder is pulled away at rate of 2 meter per second. How fast height of the ladder of the wall is decreases when ladder is 4 meter height। बेटा एक चीज और देखिएगा, जब आप बेटा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बेटा इधर आर रहेगा, इधर आपने देखा तो इधर भी आर रहेगा, ठीक है, इधर भी आपने देखा तो इधर भी आर रहेगा, ठीक है ना। इधर एच भी रहेगा, मतलब एच में होगा तो एच रहेगा, आर रहेगा तो आर रहेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये अगर मुझे निकालना है तो ये तो मुझे गिवन होगा ही होगा, बट बेटा आपको आर को भी लगाना पड़ेगा। और आर कौन सा लगेगा, ये बात ध्यान रखिए, ये आर कौन सा लगेगा, ये बेटा आर उस समय का आर लगेगा जिस समय की रेट आपको निकालनी है, ठीक है। जैसे कि बात मान लो मेरे पास एक इस वो है सर्कल, क्या बोलते सर्कल है, जिसकी रेडियस को मैं लगातार बढ़ाई जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे पूछो मान लो रेट ऑफ एरिया निकालो, ठीक है, तो मुझसे बोलेगा रेट ऑफ एरिया निकालो जब इसकी आर बढ़ के 5 हो जाएगी, तो आपको आर को 5 डालना है। इनिशियली चाहे 3 थी बट बढ़ रही है ना लगातार, ठीक है ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है,
इसमें इनिशियली हाइट चाहे कुछ भी हो, उससे बोला गया है जब वो नीचे गिरेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब इसका वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस समय की रेट बेटा आपको निकालनी है, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये मेरा लेटर हो गया, वॉल हो गई, ये मेरा लेटर हो गया, इसकी रेट मुझे भरने की दे रखी है, इसकी रेट मुझे निकालनी है। मतलब ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, मुझे एक्स डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है, डी वाई अपॉन डी टी मुझे निकालना है। तो बेटा पहली बात तो मुझे बेटा इन दोनों एक्स और वाई में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई में रिलेशन निकालने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो मेरे पास टेन थीटा हो, थीटा मुझे दे नहीं रखा उसने, बेटा मुझे लेंथ ऑफ लेडर दे रखी है, मतलब ये दूरी दे रखी है 5। तो जरा बताना इन तीनों को मैं अगर यूज करके क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ। हाँ जी, राइट ट्रायंगल का रिलेशन बेटा, किसका, राइट ट्रायंगल का रिलेशन। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, 2x डी वाई अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, y तो मुझे गिवन है, अब मुझे देखो यहाँ पे अगर मुझे डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, डी अपॉन डी टी निकालना है, तो बेटा ये तो मुझे निकालना पड़ेगा। ये मुझसे पूछा है, ये मुझे गिवन है, y मुझे गिवन है, x बेटा मेरे लिए अननोन है। तो बेटा मुझे x निकालना पड़ेगा जब मेरा y 4 था, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना कुछ रिलेशन देगा x और y को आपस में लिंक करने का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y का 4 पुट करता हूँ तो मुझे x कितना मिलेगा, 3, 4, 3, 5। तो वैल्यूज डाल दो, अपॉन डी टी के लिए -3/4 इंटू टी दैट इज -3/2। बेटा जो ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर इज ट्रिपिंग आउट फ्रॉम ए conical funnel having a semi vertical angle pi by 3 at rate of 4 centimeter square cube per second। बेटा देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि एक सेमी कॉनिकल फ्यूनल है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, डिपिंग आउट, मतलब कुछ इस तरह से मान सकते हैं। इसमें पानी आपका गिर रहा है, ठीक है, किस रेट से गिर रहा है बेटा, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बेटा अगर पानी गिरने की रेट ये है, ठीक है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, ये तो पानी गिरने की रेट है, मैं इसको वॉल्यूम मानूं, एरिया मानूं, हाइट मानूं, रेडियस मानूं। तो बेटा मैंने आपसे कहा था यूनिट आपको बहुत कुछ चीज़ सिखाती है। यूनिट बेटा मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मतलब एग्जामिनर वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा, मेरा देखो वॉल्यूम मेरे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको डी एच डी वी अपॉन डी टी आपको गिवन है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है व्हेन स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट। ये आपको गिवन है, आपको डी एल अपॉन डी टी निकालनी है। बट प्रॉब्लम क्या, वॉल्यूम और डी एल को उसको लिंक कैसे करूँ, क्योंकि वॉल्यूम का लिंकिंग तो बेटा आर से और एच से है, और आपसे पूछी है एल में, ठीक है। तो प्रॉब्लम की बात, पहली बात तो मैंने आपसे कहा था ना कुछ लिंकिंग दे रखी होगी। अब बेटा आपका पहला काम क्या होगा कि आर, मुझे डी एल अपॉन डी टी निकालना है, तो बेटा मैं आर और एच को पहले को एल में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि सर एल में लिंकिंग मुझे कहाँ दे रखी है। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिंकिंग दे रखी है, उन्हें मुझे सेमी क्यूबिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल दे रखा है। तो जरा सोचना कि ये अगर मेरा 4 सेंटीमीटर है, ये अगर मेरा एच है, ये तो 4 सेंटीमीटर उस समय का पॉइंट दे रखा है, ये मेरा एल होगा ना, ये तो मेरा एल होगा। 4 सेंटीमीटर तो मुझे एल की वैल्यू दे रखी है जब मैं वैल्यू लगा निकालूंगा। तो अगर मेरा ये एच है और ये मेरा एल है, तो मैं एल को क्या बोलता हूँ, एल इज इक्वल टू एच कितना हो जाएगा, एच एल कॉस थीटा, एच कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा कई लोग एल इज इक्वल टू एच कॉस थीटा बोल देते हैं, बल्कि एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा होगा, गलती मत कर देना। हाँ क्यों, क्योंकि बेटा एल मेरा बड़ा होता है और कॉस मेरा 1 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं एल इज इक्वल टू एच कॉस थीटा करूंगा तो पहली बात तो कॉस मेरा ऑलरेडी 1 से छोटा, एल एच मेरा एल से ऑलरेडी छोटा है, छोटा
1 से छोटा मल्टीप्लाई करने पे और छोटा हो गया, तो क्या कभी इसके इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऑलवेज कॉस का मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस से होगा, तो वो बेस और हाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ गया L/2, ये आ गया √3, √3/12। वैल्यूज डाल दूँ, r की जगह √3 L/2, h की जगह L/2, डिफरेंशिएट कर दिया। मुझे क्या मिला? 8/3 कांस्टेंट, L³ का 3L² dL/dt। इसकी वैल्यू को बेटा मुझे निकालना है। L मुझे दे रखा है 4, ये मुझे दे रखा है, फाइनल आंसर आ गया बेटा 2/3। समझ में आ गया नहीं आया? हाँ जी, अगली क्लास में बेटा हम यहाँ से कंटिन्यूस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप आराम से। देख लिया? अब आप इसको भी देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ है वाटर टैंक है शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बेटा एक क्वेश्चन आपका ये वाला होमवर्क है बेटा। ये दिन जेई में 2014 का है, जब मैंने कहा था ना पहली बार आया था, 2014 में फर्स्ट टाइम आया था ये। और जब आया था तो बच्चों के तोते उड़ गए थे। अच्छा क्वेश्चन था। इसे भी आप एक बार आप देख लीजिए प्रॉपर्ली। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी होमवर्क है। ठीक है, यहाँ तक आपके होमवर्क। कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए बेटा? 1 2 3 4 क्वेश्चन बेटा आपको मैंने होमवर्क दिए हैं। चारों को आप ट्राई करिए, अगली क्लास होगी तो आपको बताएंगे। ठीक है ना? चैप्टर बेटा अगली क्लास में हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और अगली क्लास में ही बेटा हम चैप्टर से मतलब चैप्टर नंबर जो आपका एओडी है, एओडी का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे। वो बेटा इससे कंपेरेटिव छोटा है बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हार्ड है। ठीक है ना? इंक्रीज मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी का मतलब आपकी बुक के अंदर उसका हेडिंग है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है ना? चलिए बेटा, ओके बाय।